नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में एक नजर डालेंगे आपके मैनिफेस्टो पर। जानेंगे क्या है यूसीसी, जिसे स्वतंत्र भारत में लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। देखेंगे जीबीएस सिंड्रोम क्यों है जानलेवा बीमारी। बात करेंगे बजट में निर्मला सीतारमण देंगी किसे राहत। जानेंगे नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए क्यों जरूरी हो गए हैं निशांत कुमार। और आखिर में बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक को मिली जेपीसी की मंजूरी पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। विकी कौशल की छावा से हटाया जाएगा विवादित सीन। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने की राज ठाकरे से मुलाकात। बदलाव के बाद 14 फरवरी को ही रिलीज होगी फिल्म। भारत के गणतंत्र दिवस को इस बार हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक ने बनाया और भी खास। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिएस्को पर लहराया तिरंगा। प्रयागराज महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह फूट फूट कर रोने लगे। बोले आईआईटी बाले बाबा की कहानी अब बंद होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी भी रहे मौजूद। लेटे हनुमान के दर्शन करने के लिए हुए रवाना। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में साइबर ठगी करने वाली महिला हुई गिरफ्तार। 11,45,000 रुपए की धोखाधड़ी का हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के महू शहर में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली आज से। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी होंगे शामिल। रैली का उद्देश्य बीजेपी को निशाना बनाना। बीजेपी में एक और चाय वाले को मिला बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ से जीवर्धन चौहान को महापौर पद का टिकट देकर सभी को चौंकाया। पंजाब के अमृतसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े से मारने की घटना आई सामने, जिसे लेकर मचा सियासी हंगामा। देश के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक सुरेश जालान ने खरीदा 90 करोड़ का प्राइवेट जेट। 5 राज्यों में फैला है कारोबार। देश के सबसे अमीर कारोबारियों में 299वें स्थान पर है उनका नाम। नई सरकार में मनीष सिसोदिया ही होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला के टावर नंबर 1 की टूटी केबल तार, 20 कैबिन हवा में लटकी। 120 पर्यटकों को बचाने के लिए शुरू हुआ बचाव अभियान। वहीं ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की खास और बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिल्ली वालों के लिए रोजगार का वादा किया गया है। पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज का वादा किया है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने गलत बिजली बिल माफ करने की भी गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का वादा किया और कहा कि दलित वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। बता दें, रोजगार की गारंटी है। महिला सम्मान योजना, हर महिला के खाते में 2100 रुपए दिए जाएंगे। संजीवनी योजना, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त इलाज होगा। पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी। यूरोप जैसी सड़कें यमुना नदी का जल साफ करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू होगी। छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री होगी। बता दें कि दिल्ली मेट्रो में भी किराए में छूट मिलने वाली है। ऑटो और टैक्सी व ई रिक्शा चालकों की बेटी की शादी में दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए की मदद करेगी। बच्चों को फ्री कोचिंग देगी। वहीं 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे। वहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है, लोग भय में रहते हैं। जितनी RWAS है उन्हें हमारी पार्टी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया कराएगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है।
भाई बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका ऐलान कर चुके हैं। ये कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया है। हमारी टीम ने यूसीसी के लिए बहुत लगन और मेहनत से काम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। ये पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एक रूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी सुनिश्चित हो सकेंगे। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। बता दें कि 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने इससे संबंधित विधेयक पारित किया। 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त हुई। फिर 14 मार्च को सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का निर्णय लिया। लगभग 1 साल तक चली कसरत के बाद नियमावली तैयार की गई। इसके बाद इसे धरातल पर उतारने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। शादी के साथ साथ लिव इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन-बेरे सिंड्रोम से एक मरीज की जान जाने का मामला सामने आया है। जीबीएस से पहली जान जाने का सोलापुर जिले में मामला आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ दिन पहले सोलापुर जिले से पुणे आए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें सोलापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अब तक गुलियन-बेरे सिंड्रोम के 101 केस एक्टिव हैं। इसमें 16 मरीजों की हालत गंभीर है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसमें 81 मरीज पुणे से, 14 पिंपरी चिंचवड़ और 6 अन्य क्षेत्रों से हैं। गुलियन-बेरे सिंड्रोम से एक शख्स की मौत पुणे, महाराष्ट्र समेत पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। अभी तक इस बीमारी में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी, लेकिन सोलापुर जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट की जान जाने के बाद इस बीमारी को लेकर 2 लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुलियन-बेरे सिंड्रोम का अधिक खतरा बुजुर्गों, बच्चों और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों में अधिक है। इसके अलावा हाई रिस्क बीमारी वाले मरीजों के लिए भी यह बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। जीबीएस से जुड़ी मौतों का खतरा पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। दिल्ली की जीटीबी अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने बताया कि गुलियन-बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ और अचानक होने वाली बीमारी है। इस बीमारी से इम्यून सिस्टम अपनी ही नसों को नुकसान पहुंचाता है। इससे सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी, पैरालाइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर माने तो बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण जीबीएस का कारण बनते हैं, जिससे मरीजों की इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगते हैं और ये अपनी ही नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सेशन 31 जनवरी को ही शुरू हो जाएगा। ये तीसरी बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट का दूसरा फुल बजट होगा। इससे पहले सरकार बनने के बाद जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने आम बजट देश के सामने पेश किया, जिसमें टैक्स से लेकर कई सेक्टरों को राहत दी गई थी। इस बार पेश होने वाले बजट में भी ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खपत को बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर्स को सौगात दे सकती है। तो चलिए समझते हैं आगामी बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अभी 2 तरीके की रिजीम है। पहली तो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जो कि शुरू से है। वहीं दूसरी टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है, जिसे सरकार ने साल 2020 में ही शुरू किया था।
आपको बताते चले कि सरकार इसी टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कंजप्शन को बढ़ाने के लिए नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि सरकार बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या कर सकती है। केंद्र सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ा सकती है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 7,75,000 रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर सकती है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी सरकार 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है, क्योंकि पिछले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया था। पिछले 1 साल से जेडीयू के अंदर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के एंट्री की चर्चाएं चल रही है। पार्टी के अंदर काफी दिनों से निशांत कुमार को शामिल करने और नहीं करने को लेकर माथापच्ची चलती रही है। कार्यकर्ता निशांत कुमार को लाने की डिमांड करते रहे हैं तो वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते आ रहे हैं। इस बीच 8 जनवरी को 48 वर्षीय निशांत, जो अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं, अपने पिता के साथ उनके गृह नगर बख्तियारपुर गए थे, जहां स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान अपने पिता से कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर संभव हो तो जेडीयू और मेरे पिता को वोट दे और उन्हें फिर से वापस लाएं। निशांत कुमार का ये बोलना ही जेडीयू में उनकी एंट्री का आधार माना जा रहा है। पर सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनावों से पहले क्या वास्तव में निशांत कुमार आ रहे हैं? जेडीयू और नीतीश कुमार, जो वंशवाद की राजनीति के घोर विरोधी रहे हैं, अचानक अपने सिद्धांतों के खिलाफ क्या निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाएंगे? विधानसभा चुनावों से पहले अचानक जेडीयू शायद अपनी पार्टी में एक राजनीतिक उत्तराधिकारी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट को सही माने तो निशांत कुमार होली के बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के एक करीबी सूत्र के हवाले से बताया है कि निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार लग रहे हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने की बात है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से निशांत के राजनीति में आने की लगातार बढ़ती मांग की जानकारी नीतीश कुमार को दी गई है। वहीं वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। पिछले साल अगस्त में 14 बदलावों के साथ ही बिल संसद में पेश किया गया था। इससे पहले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने 44 बदलावों का प्रस्ताव रखा था, जिसे विपक्षी सदस्यों ने खारिज कर दिया था। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। जेपीसी की 24 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया गया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही एक तमाशा बन गई है। समिति ने बनर्जी, ओवैसी सहित 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। बता दें कि 24 जनवरी की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता मिरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इसमें कलेक्टर को मनमानी शक्तियां दी गई है। आदेश देकर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज एंट्रीज को बदलकर वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकारी प्रॉपर्टी दर्शाने का पूरा अधिकार दिया गया है। ये संशोधन पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। दिल्ली में हुई मीटिंग पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैंने सभी जेपीसी सदस्यों को अपने विचार रखने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी, शोर मचाना, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और खूब हंगामा किया। विपक्षी सांसद बैठक को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे थे। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। बैठक की कार्यवाही को रोकना उनकी रणनीति का हिस्सा है और वे नहीं चाहते कि रिपोर्ट पेश की जाए। वही ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।